हेलो फ्रेंड, मैं रोहित कुमार रंजन आप सबों को मेरे यूट्यूब चैनल साहित्य ज्ञान सागर में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, मैं आज हिंदी व्याकरण का, हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही प्रसिद्ध और डिमांडेड टॉपिक लेकर हाजिर हूँ, जो कि आज मैं करवाने वाला हूँ आप सबों के लिए। और उस टॉपिक का नाम है समास। समास टॉपिक हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि अभी होने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम क्लास 10 के लिए बहुत ही ख़ास है, महत्वपूर्ण है। साथ ही यह टॉपिक झारखंड एसएससी और सेंट्रल लेवल का जो एसएससी होता है, इसमें प्रमुख रूप से पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं, समास को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानते हैं समास की परिभाषा। समास क्या होती है, तो गौर फरमाइएगा। दो या दो से अधिक शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना समास कहलाता है। यानी इस परिभाषा से स्पष्ट है कि समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है, और वो दो शब्द मिलेगा तो वो अपने विभक्ति चिन्हों अर्थात में, पर, को, के लिए आदि जो 8 प्रकार का कारक होता है, तो उसमें विभक्ति चिन्ह जो लगा रहता है 8 प्रकार का, वो सभी इन शब्दों से दूर रहेगा, विभक्ति चिन्ह नहीं रहेगा, और वो दो शब्द आपस में मिलेगा तो वो समास कहलाता है। इसको आप दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं। आगे है, बोलता है दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या दो से अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है, उस शब्द को समासिक शब्द कहते हैं, और उन दो या दो से अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। यानी प्रत्यय हो या तो उपसर्ग, इसमें दो शब्द का संबंध रहेगा, दो शब्द का संबंध रहेगा, और उन दोनों शब्दों को, दो या दो से अधिक शब्द भी हो सकते हैं, और वो स्वतंत्र रूप से मिलेंगे। अगर वो दो शब्द आपस में मिल जाते हैं तो वो समासिक पद कहलाते हैं, या तो उसको हम लोग समस्त पद भी कहते हैं, समस्त पद भी कहते हैं उसको। तो समासिक पद बोलेंगे या तो समस्त पद बोलेंगे। तो इन दो शब्दों को या तो दो से अधिक शब्दों को मिलने से जो नया शब्द का निर्माण होता है वह समास कहलाता है। तो आप सब परिभाषा को याद कर लें। अब चलते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं, समास के भेद की ओर चलते हैं। समास के भेद, तो समास के भेद निम्नलिखित है। तो पहला हो जाएगा अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तीसरा हो जाएगा कर्मधारय समास। चौथा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। पांचवा द्वंद्व समास। छठा द्विगु समास। तो फिर से देखते हैं समास के भेद। समास फिलहाल 4 प्रकार का होता है। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा बहुब्रीहि समास, पांचवा द्वंद्व समास, और छठा है द्विगु समास। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा छः समास। अभी 6 समास को हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सभी समासों का उदाहरण के साथ वर्णन। तो पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को कैसे पहचानेंगे, इसकी क्या पहचान होता है, या तो अव्ययी भाव समास का क्या परिभाषा होता है उसको पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग ढेर सारे उदाहरण के माध्यम से सभी समासों को समझेंगे। जिस समास का पहला पद अव्यय हो, जिससे बना समस्त पद क्रिया विशेषण की तरह उपयोग में लाया जाए, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। फिलहाल तो आप सभी समास का परिभाषा को जान लीजिए, बाकी बात हम लोग उदाहरण देखेंगे तो उसमें हम लोग पूरा कंफर्म रूप से हम लोग समझ जाएंगे। तो समझने का प्रयास करते हैं कि अव्ययी भाव समास होता क्या है। तब बोलता है जिस समास का पहला पद अव्यय हो। अव्यय किसे कहते हैं, तो जिस पर कारक, वचन, लिंग, काल किसी का कोई प्रभाव ना पड़े,
उसको अव्यय कहते हैं। तो उसका पहला पद अव्यय हो और उस अव्यय पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और उससे बना समस्त पद जो बनता है, यानी दो समास जो रहता है वो दो शब्दों से अनिवार्य रूप से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास में पहला पद जो है सो अव्यय से बना। यहाँ पर हम दिखाए हैं कि अव्यय क्या है। तो अव्यय जो कि परीक्षा में जो अधिकतर पूछा जाता है वो प्रति लगा हुआ रहता है, अथा लगा हुआ रहता है और आ लगा हुआ रहता है। ये तीन महत्वपूर्ण है अव्ययी भाव समास में। तो इसके साथ में और भी एक शब्द जुटा रहता है, तो उन दोनों शब्दों को मिलने से एक समस्त पद बनता है जो कि क्रिया विशेषण के जैसा कार्य करता है, वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो समास में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसके किसी भी समास के उदाहरण को जानना। तो आइए देखते हैं समास और समास विग्रह, समास को विग्रह कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे अव्ययी भाव समास को ही देखेंगे, और अव्यय जो कि प्रति, अथा, या और प्रा भी हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रा से स्टार्ट होने वाले अव्ययी भाव समास, जो कि प्रा क्या है, एक अव्यय है। तो गौर फरमाइएगा, अव्ययी भाव समास के सभी उदाहरण को जानिएगा जो कि डायरेक्टली परीक्षा में पूछेगा। पहला उदाहरण है प्रतिदिन। तो सबसे पहले समास को हम लोग संधि विच्छेद करने का प्रयास करेंगे, प्रति प्लस दिन, प्रति प्लस दिन। लेकिन यहाँ पर संधि विच्छेद और समास विग्रह में बहुत अंतर है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले समास और समास विग्रह। समास का संधि विच्छेद हम लोग मन ही मन में करेंगे, उसके बाद समास का विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे। तो प्रतिदिन का संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस दिन, लेकिन यहाँ पर हमको पढ़ना है समास विग्रह। क्लास 10 के बच्चों को पूछा जाता है कौन सा समास का समास विग्रह कैसे होता है, ये जानना जरूरी है। तो संधि विच्छेद में नहीं पूछता है, लेकिन समास विग्रह को करने के लिए हमको संधि विच्छेद अनिवार्य रूप से जानना जरूरी होगा। तो प्रतिदिन किस समास में आता था, अव्ययी भाव समास में। कैसे पहचानेंगे, तो क्योंकि ये जो प्रतिदिन है इस शब्द के फर्स्ट में प्र लगा हुआ है, यानी प्र क्या है, एक अव्यय है। और अव्ययी भाव समास में जाने थे कि अव्यय फर्स्ट में लगा हुआ रहता है, उसके साथ में एक और शब्द जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर एक और शब्द कौन है, दिन जुड़ा हुआ है। तो प्रति प्लस दिन ये दोनों मिलकर के बन जाता है एक पूर्ण रूप से समस्त पद बन जाता है, और वो समस्त पद है प्रतिदिन। तो प्रतिदिन का समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा दिनों दिन या फिर दिन दिन। तो थोड़ा सा तेजी चलते हैं। दूसरा है प्रत्येक। प्रत्येक भी एक अव्ययी भाव समास है। प्रत्येक का मतलब होता है एक एक। जब प्रत्येक का समास विग्रह करने को बोलेगा तो होता है एक एक। तीसरा है प्रतिवर्ष। पहला जो शब्द है वो अव्यय है, तो प्रति प्लस वर्ष, प्रतिवर्ष हो गया। तो प्रतिवर्ष का मतलब क्या समझ रहे हैं, समास विग्रह कैसे करेंगे, तो हर एक साल, यानी हर एक साल को प्रतिवर्ष कहेंगे। अब देखेंगे दूसरा अव्यय जो कि यथा से बनता है, और यथा से जो बनता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो पहला है अथा संभव। तो हम लोग मन में समझने का प्रयास करेंगे अथा संभव का अर्थ क्या होगा। तो अर्थ जान जाएंगे तो उसी से हम लोग समास विग्रह करेंगे। जो समास विग्रह होता है वो अर्थ के आधार पर ही होता है। तो अथा संभव का ये हो जाएगा अर्थ जहाँ तक संभव है। इसका भले अर्थ जहाँ तक संभव ये है, लेकिन यही इसका समास विग्रह है। अथा संभव कौन समास में आएगा, तो अव्ययी भाव समास में। अथा शीघ्र, अथा था जिसमें भी लगा रहेगा अव्ययी भाव समास में, अव्ययी भाव समास का उदाहरण रहेगा। प्रा जिसमें रहेगा, प्रा हो या तो प्रति हो, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो अथा संभव को समास विग्रह करेंगे तो जहाँ तक संभव है। आगे हो जाएगा अथा शीघ्र, जितनी जल्दी हो सके। अथोचित, तो इसमें अथा प्लस उचित, यानी जहाँ तक उचित है। अथा शक्ति, जहाँ तक शक्ति है। ये सभी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। आगे देखते हैं प्रत्यय का आ जो कि अव्यय है, इसका यूज करके कौन सा अव्ययी भाव समास बनता है, तो ये आमरण। तो आमरण अर्थ जानने का प्रयास करेंगे तो आमरण का मतलब होता है मरण तक। तो आमरण अव्ययी भाव समास है। आजीवन मतलब जीवन तक। अगला है दिनों दिन, दिनों दिन मतलब दिन ही दिन में।
तो ये हम लोग देखें अभी पहला समास अव्ययी भाव समास। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास किसे कहते हैं ये थोड़ा जान लेते हैं। तो जिस समास में उत्तर पद का मतलब होता है बाद का पद, जैसा कि बता चुके हैं कि समास में दो शब्द अनिवार्य रूप से रहेगा। तो दो शब्द रहेगा, एक पहला पद रहेगा, एक तो अंतिम पद रहेगा। तो जिस समास में उत्तर पद यानी बाद का जो दूसरा पद रहेगा या तो अंतिम पद रहेगा, वो प्रधान रहेगा। ध्यान दीजिएगा, तत्पुरुष समास में समास है तो दो शब्द रहेगा अनिवार्य रूप से, तो उसमें जो अंतिम शब्द रहेगा वो प्रधान रहेगा, उसे ही तत्पुरुष समास कहते हैं। और इस तत्पुरुष समास को पहचानने का एक और नियम है, दोनों समासों के बीच विभक्ति चिन्ह छिपा रहता है, इसमें शब्द के अर्थ प्रकट करने पर जोर देना पड़ता है। तत्पुरुष समास को पहचानना है तो इसमें जो दो शब्द रहेगा, ये दोनों शब्दों के बीच में जो अव्यय रहेगा यानी विभक्ति चिन्ह रहेगा, ने, में, पर, को, के लिए आदि विभक्ति चिन्ह रहेगा, वो उन दोनों शब्दों के बीच में से हटा हुआ रहेगा और उस शब्द को हम लोग अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं तत्पुरुष समास का उदाहरण। तो हम लोग समास और समास का विग्रह ये मुख्य रूप से हम लोग देखते जा रहे हैं। तो समास है कर्मवीर। अभी हम बोले थे कि तत्पुरुष समास में आपको अर्थ की ओर जोर देना होगा। तो कर्मवीर, यहाँ पर दो शब्द है, कर्म प्लस वीर। सबसे पहले संधि विच्छेद कीजिए, उसके बाद समास विग्रह कीजिए। समास विग्रह तभी आप कर पाएंगे जब संधि विच्छेद कीजिएगा। तो कर्मवीर, इससे आपके मनोभाव में क्या समझ में आ रहा है? तो वीर है, किस में वीर है? तो कर्म में वीर है। तो कर्म में वीर, तो उसको बोलते हैं समास, तत्पुरुष समास। अब यहाँ पर देखिए समास विग्रह किए तो हो गया कर्म में वीर। यहाँ पर शब्द आ रहा है में, तो में वही चीज है जिसको विभक्ति हम कह रहे थे। अब बोलेंगे कर्मवीर कौन समास है? तो बोलेंगे तत्पुरुष समास है। तो इसमें दो शब्द है, कर्म और वीर दोनों शब्द है, लेकिन में छुपा हुआ है। जब समास विग्रह करेंगे तो में जुड़ जाएगा। आगे देखते हैं धर्मवीर। तो इसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए, वीर है किसमें? तो धर्म में। तो समास विग्रह हो जाएगा धर्म में वीर। अगला है दानवीर। तो ये वीर किसमें है? दान में वीर है। तो ये में जो लग रहा है वो विभक्ति चिन्ह है। तो समास विग्रह हो गया दानवीर का दान में वीर। आपको जानना होगा कर्मवीर, धर्मवीर, दानवीर कौन समास है? तो तत्पुरुष समास है। आगे देखते हैं देशभक्त। तो इस शब्द को अपने मन में अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। देशभक्त, भक्त है किसका? तो देश का भक्त है। तो समास विग्रह ऐसे हो गया देश का भक्त। अगला है रोग मुक्त। समझने का प्रयास कीजिए, रोग मुक्त। इससे आपको ये पता चल रहा है कि मुक्त है रोग से, तो ये हो गया रोग से मुक्त। आगे देखिए अभी तत्पुरुष समास इंपॉर्टेंट है। विद्यालय, विद्या प्लस आलय यानी ये आलय है, घर है किसका? विद्या का। विद्या का यानी विद्या के लिए आलय है यानी विद्या के लिए घर है। तो विद्यालय कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। आगे देखते हैं बाढ़ पीड़ित, इसका मतलब पीड़ित है बाढ़ से यानी बाढ़ से पीड़ित, तत्पुरुष समास है। लोकप्रिय, प्रिय है किसमें? लोगों में। लोग आदमी में प्रिय है तो उसको बोलते हैं लोकप्रिय यानी लोगों में प्रिय। तो इसका समास विग्रह कर रहे हैं, लोकप्रिय का समास विग्रह हो गया लोगों में प्रिय। अगला है चरित्रहीन, हीन है किसमें? चरित्र में यानी चरित्र के हीन है। तो के क्या है यहाँ पर? के विभक्ति चिन्ह है जो कि छुपा हुआ रहता है। चरित्रहीन में आपको के नहीं नजर आ रहा है। तो चरित्रहीन कौन समास है? तत्पुरुष समास है। राजपुत्र, पुत्र राज प्लस पुत्र। तो राजपुत्र का मतलब क्या समझ में आ रहा है? राजा का पुत्र। तो समास विग्रह राजा का पुत्र और राजपुत्र है तत्पुरुष समास। प्रजापति तत्पुरुष समास है। प्रजापति, प्रजा प्लस पति, पति का मतलब मालिक या तो स्वामी। तो किसका पति, किसका मालिक? प्रजा का पति। तो प्रजापति कौन समास? तत्पुरुष समास। अगला है गौशाला आता है तत्पुरुष समास में। तो उसको क्या समझ रहे हैं? गो प्लस शाला, गो मतलब गाय और गाय के लिए शाला यानी घर जो होता है वो के लिए होता था। के लिए क्या यहाँ पर विभक्ति चिन्ह है, लेकिन समास में विभक्ति चिन्ह हटा हुआ है, तो उसी का पहचान है। तत्पुरुष समास में दो शब्द जो रहता है, समास का दो शब्द रहता है, उसके बीच में वो जो चिन्ह रहता है विभक्ति चिन्ह वो हटा हुआ रहता है। अब आगे देखते हैं तीसरा समास, वो है तीसरा समास कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? तो इसको भी, इसका अर्थ को समझिए।
वह समास जिसका पद यानी जिसका पहला पद उपमा देने वाला हो या तो उपमेय हो। उपमा देने वाला को उपमेय कहते हैं, या फिर उपमेय नहीं समझ रहे तो आप उसको विशेषण समझिए। जो पहला दो शब्द रहेगा, समास है दो शब्द तो अनिवार्य रूप से रहेगा, तो पहला जो शब्द रहेगा वो विशेषण रहेगा और दूसरा शब्द जो रहेगा वो उपमान रहेगा। यहाँ पर थोड़ा गलत है, उपमान रहेगा, उपमान। यहाँ हो गया उपमेय और एक होता है उपमान, और उपमान को हम लोग विशेष से कह सकते हैं। यहाँ पर आप विशेषण और विशेषी को, यहाँ पर उपमेय और उपमान को इस तरह समझ सकते हैं। यहाँ पर आपके पास एक उदाहरण है कि घड़ा का पानी ठंडा है। घड़ा का पानी ठंडा है, तो घड़ा और पानी, यहाँ पर दो शब्द है, घड़ा और पानी। पानी कैसा है? ठंडा है, तो ठंडा यहाँ पर हो गया विशेषण। ठंडा हो गया यहाँ पर विशेषण यानी उपमेय हो गया। और पानी क्या हो गया? ठंडा कौन है? तो उपमान। उपमान को कहते हैं विशेष से कहते हैं। तो ये चीज है। कर्मधारय समास में पहला शब्द रहेगा वो विशेषण को इंगित करेगा, दूसरा शब्द रहेगा वो विशेष को इंगित करेगा। जब बोलेंगे गाय काली है, गाय काली है, तो यहाँ पर काली कौन है? तो गाय काली है, तो काला हो जाएगा विशेषण और गाय हो जाएगा विशेष। तो उसी प्रकार से उपमेय हो जाएगा काला और उपमान हो जाएगा गाय। तो ये समझ लिए कि कर्मधारय समास में क्या होता है। अब देखते हैं कि कर्मधारय समास का उदाहरण देखते हैं, समास भी देखेंगे और समास का विग्रह भी देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहला शब्द रहेगा वो विशेषण रहेगा, दूसरा शब्द रहेगा विशेष रहेगा। पहला उदाहरण है कर्मधारय समास का नीलकंठ। तो कंठ जो है सो नील है, नील मतलब नीला है, कंठ जो है सो नीला है, तो समास विग्रह हो जाएगा ऐसे, नीलकंठ का हो जाएगा नीला हो जो कंठ। नीलकंठ का पता चल रहा है यहाँ पर कि नीला कंठ है, तो यहाँ पर नीला हो जो कंठ, इस समास विग्रह ऐसे है। क्लास 10 के बच्चे ध्यान देंगे। दूसरा है नील गाय। गाय कैसा है? नीला है, तो गाय यहाँ पर हो गया विशेष, या तो उपमान हो गया, और नील हो गया विशेषण, या तो हो गया उपमेय। तो नील गाय का मतलब होता है नीला गाय, यानी नीला हो जो गाय, ऐसा समास विग्रह हो गया। अगला देखेंगे नील कमल। कमल है नीला, तो नीला हो जो कमल, ये सब आ रहा है वो कर्मधारय समास है। अगला है महात्मा। तो महात्मा संधि विच्छेद है महान प्लस आत्मा। महान प्लस आत्मा, तो दो शब्द है महान प्लस आत्मा, तो इसका संधि समास विग्रह हो जाएगा महान हो जो आत्मा। कौन समास में आएगा? तो कर्मधारय समास में आ जाएगा। चंद्रमुखी। मुख कैसा है? चंद्र के समान है, तो उपमा दिया गया चंद्रमा का, और उपमान हो जाएगा मुख। चंद्र के समान मुख वाली। चंद्रमुखी किसको बोलेंगे? तो किसी फीमेल को कह सकते हैं। चंद्रमा जो सुंदर दिख रही होगी तो उसको चंद्रमुखी कह के उपमान दे सकते हैं। तो ये कौन सा किसका उदाहरण है? तो कर्मधारय समास का। मृग नयन। नयन कैसा? नयन मतलब आंख, मृग मतलब वो हिरन, तो मृग के समान नयन, नयन उसका कैसा है? मृग के समान है। तो सब कर्मधारय समास का उदाहरण बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है, उदाहरण आपको जानना है। अगला है मुख्यमंत्री। मंत्री कौन कैसा? तो मुख्यमंत्री, यानी मुख्य है जो मंत्री, मुख्य है जो मंत्री, ये समास विग्रह हो गया। श्वेतांबर। श्वेत प्लस अंबर, श्वेतांबर का क्या होगा? श्वेत प्लस अंबर, तो श्वेत है जो अंबर, अंबर का मतलब होता है कपड़ा, चीर, वसन, पट, ये सब बोलते हैं उसको। तो श्वेत है जो अंबर, जो कपड़ा सफेद है उसको बोलते हैं श्वेतांबर। तो श्वेतांबर कौन सा समास है? तो ये सब कर्मधारय समास है। पद पंकज कौन समास है? कर्मधारय समास है। पंख के समान पद यानी चरण। अगला लोह पुरुष। पुरुष कैसा? लोहे के समान, तो लोहे के समान पुरुष को बोलते हैं लोह पुरुष। अरे कौन समास? कर्मधारय समास। अगला मातृभूमि। भूमि कैसा? माता के समान भूमि, इसलिए उसको बोलेंगे मातृभूमि। आगे देखते हैं चौथा नंबर समास द्विगु समास है। द्विगु समास का परिभाषा देखते हैं। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो वह द्विगु समास कहलाता है। समास शब्द आएगा तो आपको जान लेना है कि समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है। तो द्विगु समास में दो शब्द रहेगा और पहला जो शब्द रहेगा वो संख्यावाची रहेगा। संख्यावाची का मतलब गिनती वाला शब्द रहेगा, वो भी 1 से 9 तक का गिनती रहेगा, हिंदी में लिखा हुआ रहेगा। जैसे देखते हैं यहाँ पर त्रिभुज, तो इसको संधि विच्छेद कीजिए। सबसे पहले त्रि प्लस भुज, भुज मतलब भुजा, त्रि मतलब तीन, यानी तीन भुजाओं का समूह। समास विग्रह कर रहे हैं
द्विगु समास। त्रिभुज क्या हो गया? द्विगु समास। द्विगु समास क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें त्रिभुज में पहला शब्द हो गया त्रि, त्रि हो गया संख्यावाची, और त्रिभुज मतलब भुजा जो है 3 गो है, तो 3 भुजा का मतलब समूह बन गया, 3 भुजाओं का समूह। तो त्रिभुज का समास वगैरह करेंगे 3 भुजाओं का समूह। अगला हो गया त्रिकोण। त्रिकोण का सबसे पहले इसको संधि विच्छेद कीजिए, त्रि प्लस कोण, अब 3 ठो कोण रहेगा तो ये समूह बन जाएगा, कोणों का समूह, तो इसलिए इसका समास वगैरह हो जाएगा 3 कोणों का समूह। और पहला शब्द आया त्रि, तो ये हो गया द्विगु समास। क्यों? क्योंकि द्विगु समास का पहला संख्या मतलब पहला जो पद रहेगा वो संख्यावाची रहेगा। अगला है वो त्रिशूल। त्रिशूल, शूल 3, त्रि यानी 3 शूलों का समूह त्रिशूल। ये सभी द्विगु समास का उदाहरण देख रहे हैं। अगला देखेंगे चतुर्भुज। अभी नया यहाँ पर आ गया चतुर। चतुर मतलब 4 और भुज मतलब भुजा, 4 भुजा। अब 4 भुजा रहेगा तो 4 भुजाओं का समूह बन गया ना वो, तो चतुर 4 आ गया, तो इस संख्यावाची है 4। अगला है पंचवटी। पंचवटी, पंच मतलब 5, 5 का बात बोल रहा है, पंच। वटी, वटी मतलब वट वृक्ष, तो पंचवटी कौन समास है? द्विगु समास है। द्विगु समास यहाँ पर देखिए पंचवटी का समास वगैरह करते हैं 5 वट वृक्षों का समूह, ये पंचवटी हो गया। आगे देखते हैं चौराहा। चौराहा पहला शब्द कौन सा है? चौ। चौ मतलब 4, राह मतलब राह, तो 4 राहों का समूह हो गया चौराहा। सभी द्विगु समास। सप्तऋषि। सप्तऋषि का सप्त प्लस ऋषि यानी 7 ऋषियों का समूह, 7 ऋषियों का समूह। शताब्दी। शताब्दी यानी शताब्दी मतलब 100 वर्षों का समूह होता है शताब्दी। नवरत्न। 9 प्लस रत्न यानी 9 रत्नों का समूह। ये सब द्विगु समास है, ध्यान दीजिएगा। पहला अक्षर संख्यावाची होगा, संख्यावाची। पंचतंत्र। तंत्र कितना? 5, पंचतंत्र यानी 5 तंत्रों का समूह। षटकोण। कोण कितना? 60 मतलब 6, 6 भुजाओं का, 6 कोणों का समूह, भुजा नहीं होगा कोणों का, 6 कोणों का समूह। तिरंगा। ती प्लस रंगा यानी 3 रंगों का समूह, ये समास विग्रह हो गया। कक्षा 10 के विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है समास। आगे देखिए सप्ताह। सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह, सप्ताह। तो ये सारे समास को याद रखना है, द्विगु समास के उदाहरण। अष्टाध्याय यानी 8 अध्यायों को समूह को बोलते हैं अष्टाध्यायी। अब देखते हैं 5वां नंबर का समास क्या है। तो 5वां नंबर का समास है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास का पहचान कैसे करेंगे, उसकी परिभाषा क्या है? जिस समास में दोनों पद समान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यहाँ पर क्लियर है, समास है और द्वंद्व समास है। इस समास में 2 शब्द रहेगा और दोनों शब्द प्रधान होता है, दोनों शब्द समान रहेगा। इस समास के बीच योजक चिन्ह यानी डैश का प्रयोग किया जाता है। अब दोनों शब्द प्रधान है तो दोनों शब्द के बीच में डैश लगेगा, योजक चिन्ह लगेगा, और ना इस समास को विग्रह करने पर दोनों शब्दों के बीच और, तथा, एवं और या का प्रयोग कर सकते हैं। कब? जब उस समास को तोड़ेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो समास विग्रह करेंगे तो 2 अक्षर जो रहेगा, 2 शब्द रहेगा, 2 पद रहेगा, उसके बीच में और का प्रयोग होगा, तथा का प्रयोग होगा, एवं का प्रयोग होगा, या का प्रयोग होगा। तो आते हैं द्वंद्व समास के उदाहरण पर। समास देखेंगे और समास के विग्रह कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो गुरु शिष्य। गुरु शिष्य पढ़ रहे हैं द्वंद्व समास, गुरु शिष्य। इससे आप क्या समझ पा रहे हैं? गुरु शिष्य मतलब गुरु और शिष्य, तो समास विग्रह हो जाएगा सिंपल सा, गुरु और शिष्य। माता पिता। माता पिता का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? माता और पिता। दाल भात। दाल और भात कौन सा समास है? द्वंद्व समास। इतना इजी है। दाल भात दोनों बीच में डैश है, तो द्वंद्व समास का एक मेन पहचान होता है कि 2 समासों के मतलब समास का जो 2 शब्द रहता है, पद रहता है, उसके बीच में डैश रहता है। और समास विग्रह करेंगे तो दोनों शब्दों के बीच में और आएगा, तथा आएगा, एवं आएगा, या आएगा, ये सभी आएगा, ये इसका पहचान है। आगे देखते हैं भीमार्जुन, या तो ठंड गर्म यानी गर्म ठंड, ये जो होता है ना ठंड और गर्म। भीमार्जुन, भीम और अर्जुन। कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन। पुष्पांजलि, पुष्प और अंजलि। यहाँ पर था दुख सुख, तो दुख और सुख। ये सभी द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास बहुत आसान है, जो समासिक पद रहेगा उसके बीच में डैश रहेगा। अब अंतिम समास देखते हैं,
बहुब्रीहि समास, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि पदों के आपस में मिलने से एक तीसरा पद बन जाता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि दोनों पदों को मिला देंगे ना, तो मिलाने के बाद एक नया पद बनेगा, वही प्रधान रहेगा, उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। और बहुब्रीहि समास भी बहुत ही आसान है। एक बात मेरा आप ध्यान में रख लीजिए, बहुब्रीहि समास का जब नाम आएगा ना, तो बहुब्रीहि समास जो आएगा, जो शब्द देगा, वो हिंदू धर्म का, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, हिंदू धर्म का कोई भी देवता हो या तो कोई भगवान, निश्चित रूप से कोई भगवान का नाम रहेगा, वही बहुब्रीहि समास रहेगा। आगे देखिए उदाहरण के साथ, लेकिन इसका समास विग्रह करना सीख जाइएगा। ध्यान रखना है, बहुब्रीहि समास आया तो कोई भगवान का नाम होगा, हिंदू धर्म के कोई धार्मिक पुरुष का नाम होगा, या तो स्त्री जो भी हो, भगवान होना चाहिए। त्रिलोचन, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, द्विगु समास में देखे थे कि पहला संख्यावाची रहेगा, पहला पद संख्यावाची, तो वो द्विगु समास रहता है। तो यहाँ पर पहला शब्द आ गया त्रिलोचन। अब तो आप कहिएगा द्विगु समास है, क्योंकि पहला पद जो है सो संख्यावाची है, लेकिन यहाँ पर त्रिलोचन दोनों को मिला दिए, तो त्रिलोचन आपको समझना है, त्रिलोचन कोई भगवान का उपनाम है। त्रिलोचन, लोचन मतलब आँख, 3 आँखों का समूह, लेकिन यहाँ पर द्विगु समास नहीं बोलिएगा, त्रिलोचन कोई भगवान का उपनाम है। तो इसका समास वगैरह कैसे कीजिएगा, त्रिलोचन का 3 है लोचन जिनके, लोचन मतलब आँख, 3 जिनका आँख होता है, अर्थात शिव। तो शिव, देखिए बोल रहे थे कि कोई हिंदू धर्म का भगवान का नाम आ गया, तो शिव भगवान हिंदू धर्म के हैं, तो त्रिलोचन कहते हैं शिव भगवान को। अगला लंबोदर, लंबोदर किसको कहते हैं, तो गणेश भगवान को बोलते हैं। तो लंबा है उदर जिनका, समास विग्रह आप बहुब्रीहि समास में समास विग्रह को ध्यान से देखिएगा। त्रिलोचन को 3 है लोचन जिनके, लंबोदर का लंबा है उदर जिनका। तीसरा है पीताम्बर, पीताम्बर में पीत प्लस अंबर, यानी पीला है अंबर जिनका। अब पीताम्बर उपनाम है, बहुब्रीहि समास का एक पहचान है कि जो भी उदाहरण आएगा समास का, वो कोई भगवान का उपनाम रहेगा। तो पीताम्बर किसका उपनाम है, तो विष्णु भगवान का उपनाम है। तो पीताम्बर का समास वगैरह कैसे, पीला है अंबर जिनका। अगला है चतुर्मुख, चतुर्मुख ब्रह्मा भगवान का उपनाम है, 4 है मुख जिनका। 10 मुख, 10 मुख रावण का होता है, तो रावण जो है वो 10 मुखी कहलाता है, 10 मुख उसको कहेंगे। तो 10 है मुख जिनका। ये सारे देखिए, ये जितने भी आ रहे हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित और भगवान है। दशानन, 10 है आनंद जिनका, अर्थात रावण, सब हिंदू धर्म से संबंधित है, तो तत्पुरुष समास में वो हिंदू धर्म के भगवान रहेंगे। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, नीलकंठ आया था कर्मधारय समास में, तो कंफ्यूज मत होइएगा, नीलकंठ कोई भगवान का उपनाम है, तो ये शिव भगवान भी होगा। तो नीलकंठ यहाँ पर दोनों हो जाएगा, बहुब्रीहि भी समास हो जाएगा और कर्मधारय समास होगा। अगर लेकिन परीक्षा में जब देगा तो सोच समझ के देगा, उधर आपको ऑप्शन एक ही देगा, जो ऑप्शन दे, अगर बहुब्रीहि समास दिया तो बहुब्रीहि को मारना है, टिक करना है, और कर्मधारय दिया और बहुब्रीहि नहीं देगा तो कर्मधारय को टिक करना है। लेकिन अगर दे दिया नीलकंठ तो आप कर्मधारय मारिएगा, ऑप्शन के आधार पर मार देना आपको। तो नीलकंठ हो गया शिव, अर्थात नीला है कंठ जिनका। अगला है वीणा पाणी, वीणा पाणी, वीणा मतलब वीणा और पानी मतलब हाथ, वीणा है पानी में जिनका, वीणा है पानी में जिनका, यानी हाथ में जिनका वीणा है, तो सरस्वती माँ के बारे में, तो हिंदू धर्म से संबंधित है, तो वीणा पानी बहुब्रीहि समास हो गया। चक्र पाणी, पानी मतलब हाथ हो जाएगा, चक्र मतलब चक्री, चक्र है पानी में जिनका, यानी जिनके हाथ में चक्र है, तो ये चक्र पानी किसको कहेंगे हम, तो विष्णु भगवान कहेंगे। तो सारा इधर जो उदाहरण है ना, वो हिंदू धर्म के देवता भगवान के उपनाम रहेगा। चक्रधर भी कहते हैं विष्णु भगवान को, चक्रधर, धर मतलब धारण करने वाले, चक्र को धारण करने वाला को कहते हैं चक्रधर, यानी विष्णु भगवान। हलधर, हल को धारण करने वाला बलराम होते हैं, इसलिए बोलते हैं उसको हलधर, तो हल को धारण करने वाला। अगला देखते हैं नीलांबर, नीलांबर नीला है अंबर जिनका, नीला है अंबर जिनका, ये समास वगैरह ध्यान दीजिएगा। तो नीलांबर किसको कहेंगे, कृष्ण को कहेंगे, कृष्ण का उपनाम है नीलांबर। धनुर्धर, धर मतलब धारण करने वाला, धनुर मतलब धनुष, धनुष को धारण करने वाला धनुर्धर कहलाता है, अर्थात अर्जुन को धनुर्धर कहेंगे। तो ये हम लोग देखें समास
बहुत अच्छे ढंग से देखें। मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से समास क्लियर हो गया होगा। एक बार में नहीं समझ में आया तो आप दोबारा वीडियो को देखिए और नोट्स बना लीजिए। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, फिर मिलेंगे नए बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।